हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है क्यों। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है क्यों। ठीक है, अब आपने बहुत से वस्तुओं को देखा हो, कोई भी सामान है, यदि हम उसको खींचेंगे तो आसानी से खिंच तो जाता है, यदि हम उसको धकेलेंगे तो धकेलने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रोलर बनाएंगे। एक ही रोलर है, दो स्थितियां बताई गई हैं। यहाँ पर क्या है, रोलर को यहाँ पकड़ कर धकेल रहे हैं आगे की ओर, और यहाँ पर क्या है, खींच रहे हैं। ठीक, ऐसे ये कोई पेन रखा है, इस ऐसे जी रखा है, इसको हम यहाँ की ओर खींचेंगे तो आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन जब हम इसको आगे की ओर धकाएंगे तो धकाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये चित्र बनाएंगे, दोनों चित्र। ठीक है, एक है धकेलने की स्थिति और एक है खींचने की स्थिति। ठीक, तो अब इसका कारण देखते हैं। इसका कारण क्या है, लिखेंगे तो लिखा है, जब रोलर को खींचा जाता है, खींचा या धकेला जाता है, जब रोलर को खींचा या धकेला जाता है तो उस पर एक एफ बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, उस पर हम बल लगाएंगे तभी तो वह धकेगा या खींचेगा। ठीक, तब यह बल क्षैतिज के साथ क्या बनाएगा, थीटा कोण। मतलब हम इस पर कोई बल लगाएंगे एफ, तो वो क्षैतिज के साथ, जैसे हम धकेल रहे हैं तो क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष के साथ क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ कोण बनाता है, थीटा कोण बनाएगा। इस स्थिति में बल को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखना, जब हम बल लगाएंगे तो बल के दो घटक हो जाएंगे। अब कौन कौन से घटक हैं, तो आप एक ध्यान रखना, जिसके साथ थीटा बनता है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी आप देख लेना, जब घटक होंगे तो जिसके साथ थीटा बनेगा उसके साथ आता है कॉस। क्या आता है, कॉस। और जिसके साथ थीटा नहीं बनता उसके साथ आता है साइन। ये हमारे दो घटक होते हैं। तो कौन कौन से घटक हैं, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष में कोण ही बन पाएगा, ऐसा है। इसको हमने ऐसे धकेला तो इसके साथ कोण बनेगा। ठीक है, तो ये कोण बन रहा है थीटा, ये किसके साथ बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स यानी क्षैतिज और वाय यानी होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज के साथ कोण बन गया, घटक हो गया एफ कॉस थीटा, क्योंकि बल के घटक हो रहा है इसलिए बल है यहाँ पर, जिसके घटक होते हैं वो यहाँ पर आता है। और यहाँ हो जाएगा एफ साइन थीटा, जो वाय अक्ष के लिए हो जाएगा यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा को आगे बढ़ाता है। इसका काम क्या होता है, रोलर को आगे बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है, रोलर को आगे बढ़ाना। और एफ साइन थीटा का कार्य क्या होता है, तो लिखा है, रोलर को धकेलते समय एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक रोलर को भारी बना देता है। क्या बना देता है, भारी। ध्यान रखना, इसका कार्य होता है रोलर को आगे बढ़ाना और इसका कार्य होता है रोलर को भारी बनाना। ठीक, या हल्का बनाना, दो काम इसके होते हैं। इसका काम होता है हल्का या भारी, यानी कम वजन और अधिक वजन बनाना इसका कार्य होता है, और इसको आगे बढ़ाने का कार्य होता है। तो लिखा है एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक रोलर को भारी बना देता है, जबकि रोलर को खींचते समय यहाँ पर क्या कर रहा है, धकेल रहे हैं तो भारी बना रहा है, और जब खींचेंगे तो खींचते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा रोलर को हल्का बना देता है। इसलिए रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। खींचने में क्या होता है, जो साइन थीटा है वो उस रोलर को क्या कर देगा, कम भारी कर देगा, लेकिन धकेलते समय वह उसको क्या कर देगा, अधिक भारी। क्यों, आपने देखा होगा जब हम धकेलते हैं किसी वस्तु को, धकेलते समय हमें ताकत लगाना पड़ती है, अधिक बल की आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा, तो इसलिए भारी हो जाती है वस्तु। लेकिन जब हम किसी खींचेंगे तो ऊपर उठा के आसानी से कम बल के साथ उसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगामी बलों का संतुलन समझाइए। संगामी बल क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संगामी का मतलब होता है, संगामी मतलब जब एक ही बिंदु पर बहुत सारे बल मिल जाएं। अब बल के बारे में पढ़ रहे थे, बल की बात चल रही है। संगामी बल मतलब जहाँ पर एक बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हों, तो इसको हेडिंग बनाएंगे संगामी बल, और लिखेंगे, जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर एक साथ दो अथवा दो से अधिक बल लगते हैं तो इन बलों को संगामी बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक बिंदु है और इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है, बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संगामी बल कहलाएगा। लिखेंगे, इन बलों का परिणामी
परिणामी का मतलब क्या होता है, जितने ही बल हैं सबका टोटल योग। ठीक है, तो इन बल का परिणामी बल सदिश विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब उन सभी बलों का टोटल योग क्या कहलाता है, संगामी बल। तो उसका मान हम क्या कर सकते हैं, सदिश विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दो बलों का परिणामी बल समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। किससे, समांतर चतुर्भुज से ज्ञात किया जा सकता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल बहुभुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि इन संगामी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु संतुलन में होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कोई ये बिंदु है यहाँ पर है, ठीक है, जैसे मान चलो कोई दीवार है, दीवार पर किसी बिंदु पर हम भी यहाँ से धक्का दे रहा है, यहाँ से कोई और धक्का दे रहा है, यहाँ से कोई और धक्का दे रहा है, यहाँ से कोई और धक्का दे रहा है, तो वह वस्तु वहीं के वहीं बनी रहेगा ही। यानी सभी बल क्या कर रहा है, एक साथ बराबर बल लगा रहा है, तो उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो क्या होगा, जो बल है वो हमारा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। कौन सी रहेगा, शून्य अवस्था में रहेगा। जैसे हमने न्यूटन गति का तृतीय नियम पढ़ा था, दोनों बल बराबर हैं विपरीत दिशाओं में, तो वहां पर जो कार्य होगा शून्य होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बल शून्य होगा तो वस्तु कौन सी अवस्था में है, संतुलन अवस्था में होगी। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वह वस्तु संतुलन में होती है तथा उन पर लगने वाले बल संतुलन में कहे जाते हैं। यानी उन पर जितने बल लग रहा है सबके समय कहे जाएंगे संतुलन में। ठीक है, अब लिखेंगे माना, डायग्राम ही बनाना पड़ेगा इसमें। तो पहले लिखेंगे माना किसी वस्तु के एक बिंदु पर एक साथ अनेक बल F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर डैश आरोपित किए जाते हैं, तब संतुलन के लिए तो सभी का योग करेंगे तो सभी का योग किसके बराबर आएगा, शून्य, 0 के बराबर। ठीक है, तो एक चित्र बना सकते हैं, यहाँ से F3 लग रहा है, यहाँ से F1, यहाँ से F2 इस बिंदु पर लग रहा है। ठीक, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है। जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा, तो लिखेंगे किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ से ध्यान रखना, जो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, जड़त्व क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक नोट है, घर्षण केवल हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक भी होता है। यानी आप सोचे घर्षण से हमेशा हानि होती है, नहीं, उससे लाभ भी होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये हमारा था आज का वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।